मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन पाम ऑयल में बना या फ्राई किया हुआ कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसा मैंने खुद को प्रॉमिस किया है और इसका सिर्फ एक रीजन है। हमारा देश पाम ऑयल में डूब रहा है और उसके साथ साथ हमारी हार्ट हेल्थ भी डूबते जा रही है। हम पाम ऑयल से नहा रहे हैं, हम अपने कपड़े भी पाम ऑयल में धो रहे हैं और नाश्ते के टाइम चाय में पाम ऑयल मिलाकर ही खा रहे हैं। बाहर जाते टाइम अपने चेहरे पर भी पाम ऑयल लगा रहे हैं। शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट, बिस्किट, चिप्स, यहाँ तक कि मेकअप के प्रोडक्ट्स में भी पाम ऑयल होता है। इसलिए यहाँ पर जरूरी सवाल ये है कि क्या पाम ऑयल सच में इतना बुरा है? द आंसर इज यस एंड नो। इसका आंसर कॉम्प्लिकेटेड है और आज के वीडियो में हम इस पर बात करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू। आप अभी अपने किचन में जाइए और 3 पैकेज प्रोडक्ट्स उठाकर देखिए और उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करिए। कम से कम 2, मेरे को तो लग रहा है 3 प्रोडक्ट्स में आपको दिखेगा पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑलिव ऑयल, अलग अलग नाम, एडिबल, वेजिटेबल ऑयल। देयर आर 2 मेन रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। रीजन 1, पाम ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और सस्ता भी है। इसके वजह से उसका यूज हर दूसरे मास प्रोडक्ट या फूड, नमकीन, चिप, चॉकलेट ऐसे सब जगह होता है। रीजन नंबर 2, हम पाम ऑयल के यूज और उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स के बारे में अवेयर नहीं है। हमारा देश पूरी दुनिया में पाम ऑयल का 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है। एज अ कंट्री इसका हमारे हेल्थ पर क्या इंपैक्ट होता है इसकी बात करने से पहले चलो एक बार समझते हैं कि पाम ऑयल एग्जैक्टली होता क्या है। तो पाम ऑयल एक वेजिटेबल एडिबल ऑयल है जो अफ्रीका में उगाए जाने वाले ऑयल पाम ट्री से बनता है। शुरुआत में ये सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज में ही बनता था, लेकिन कुछ 100 साल पहले ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया। इस पेड़ पर लगने वाले फ्रूट से 2 तरीके के ऑयल प्रोड्यूस होते हैं, पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल। इस वीडियो में हम उस फ्रूट से बनने वाले पाम ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। हर दूसरी ऑयल की तरह पाम ऑयल भी 100% फैट है। 2 मेन टाइप के फैट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहला जो फैट है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हार्ट डिजीजेस का कारण बन सकता है। पर जो दूसरा यानी अनसैचुरेटेड फैट है वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए एक्चुअली अच्छा होता है। तो पाम ऑयल में ये दोनों भी चीजें ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में होती है। तो अगर आप पाम ऑयल पे किए गए साइंटिफिक स्टडीज देखेंगे तो कुछ स्टडीज आपको बोलेगी कि पाम ऑयल की वजह से हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब हार्ट हेल्थ खराब हो जाता है। तो कुछ स्टडीज का मानना है कि पाम ऑयल में कुछ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को एक्चुअली हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। आई नो ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि एक ही चीज अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों कैसे हो सकती है और हमें क्या करना है, उसके बेनिफिट्स को देखना है या उसके साइड इफेक्ट्स को देखना है। तो ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया था, बट मुझे 2 चीजें रियलाइज हुई जिससे मेरा दिमाग की बत्ती जल गई। तो पहली चीज ये है कि जो पाम ऑयल ट्रेडिशनल मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अलग होती है और अच्छी होती है। वो तो हमारे नॉर्मल ऑयल की तरह दिखता भी नहीं है। ट्रेडिशनली एक्सट्रैक्टेड पाम ऑयल का कलर एक्चुअली रेडिश ऑरेंज होता है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बटर की तरह होती है और उसका स्मेल और फ्लेवर भी बहुत स्ट्रांग होता है। और इस वाले ऑयल में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे हमारे लिए देसी घी है वैसे ही बिल्कुल अफ्रीकन पॉपुलेशन के लिए ट्रेडिशनली एक्सट्रैक्टेड पाम ऑयल है। They use it in almost every African dish. अगर आप इस रेड पाम फ्रूट ऑयल का प्राइस गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि काफी एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ऑयल और ये मिलता भी काफी कम है। लेकिन जो ऑयल हमारे मार्केट में अभी अवेलेबल है वो 80-90 लीटर में मिल जाता है और उसका ना तो कलर होता है, ना ही कोई कंसिस्टेंसी, ना ही कोई फ्लेवर होता है जो बहुत स्ट्रांग है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? वेल द आंसर इज सिंपल। जो पाम ऑयल हम कंज्यूम करते हैं वो इंडस्ट्रियली एक्सट्रैक्टेड होता है। रिफाइनिंग प्रोसेस में उसका कलर, उसकी कंसिस्टेंसी, स्मेल, टेस्ट, न्यूट्रिएंट सब कुछ निकल जाता है। एंड में जो रह जाता है वो दिखने में एकदम क्लियर और खरीदने में सस्ता होता है, बट इट्स द लोएस्ट क्वालिटी पाम ऑयल। रिफाइनिंग की प्रोसेस में बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैट्स ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ट्रांस फैट आर इवन वर्स। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को एकदम से बढ़ाकर हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर, हाई बीपी, डायबिटीज ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हम इंडियंस बहुत प्राइस सेंसिटिव नेचर के हैं, इसलिए हम कोई भी प्रोडक्ट को देखने से पहले उसका प्राइस चेक करते हैं, इजंट इट?
लेकिन इस चक्कर में हम बहुत बार हेल्थ को कंसिडर करना भूल जाते हैं। और मैं यहाँ सिर्फ हाउस होल्ड कुकिंग ऑयल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट हर खरीदने वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ आता है प्रॉब्लम नंबर 2। इंडियन मार्केट में पिछले 20-25 सालों में पैकेज फूड बहुत तेजी से बढ़ चुका है। बहुत सारे फूड चेन्स, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, काफी सारे नए रेस्टोरेंट्स खुले हैं, लेकिन ये सब बेचने वाले वेंडर्स किस तरीके का तेल यूज कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? इनमें से ज्यादातर लोग अपना प्रॉफिट बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई सस्ता सा ऑयल यूज करते हैं जो रिफाइंड होता है। बड़े बड़े कंपनीज के बिस्किट, कुकीज, चॉकलेट, नमकीन, सब में जो आपको अवेलेबल है उनमें से ज्यादातर कंपनीज अपने प्रोडक्ट में रिफाइंड पाम ऑयल किसी ना किसी फॉर्म में ही यूज कर रही है। हम डेली बेसिस पे ये पैक फूड और बाहर का खाना कंज्यूम कर रहे हैं। किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो तो बाहर से हम खाना मंगाते हैं, स्नैक्स के नाम पे हम पाम ऑयल में फ्राइड खाना खाते हैं। ऑफिस के बाहर, बिल्डिंग के नीचे, हर जगह हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर का खाना खाते हैं और उसमें पाम ऑयल होता है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसे कंडीशंस की चिंता पहले 50 से ऊपर साल वाले लोगों को होती थी, बट आजकल 20-25 साल में, 30 साल में लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तीसरा रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते। बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो मैदान में बाहर जाकर खेल नहीं रहे हैं। एटलीस्ट पहले हम किराना दुकान पर जाने के लिए तो बाहर निकलते थे, आजकल तो वो भी ऑनलाइन हो गया है, स्विगी, इंस्टामार्ट और ये सब चीजों की वजह से। तो हमारी जो सोसाइटी और ओवरऑल फिजिकल मूवमेंट में काफी ज्यादा कम हो चुकी है, एंड दिस मेक्स द पाम ऑयल कंजम्पशन इवन मोर डेंजरस। यहां तक आपको प्रॉब्लम तो समझ आ गई, बट क्या हम पाम ऑयल को रिप्लेस करके कोई और तेल यूज कर सकते हैं? वेल यस। हम सिर्फ रिफाइंड पाम ऑयल की ही नहीं, रिफाइंड सनफ्लावर, रिफाइंड ग्राउंडनट, इनफैक्ट एवरी रिफाइंड ऑयल की बात कर रहे हैं। आपको उससे दूर रहना चाहिए। बेसिकली एनीथिंग दैट इज रिफाइंड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाम ऑयल, इट्स अबाउट एनी अदर ऑयल। आई एम जस्ट सेइंग इट अगेन। उसकी जगह आपको कोल्ड प्रेस यानी कच्ची घानी में जो बनाया गया या निकाला गया तेल है वो यूज करना चाहिए। तो मैंने कुकिंग ऑयल पे एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिटेल में ये बताया है कि कुकिंग में कौन सा ऑयल कब यूज किया जाता है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हो सके तो लोकली मिलने वाला ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल। बहुत सारे लोकल शॉप्स होते हैं आजकल जगह जगह पर जहां पे आपको सामने एक्सट्रैक्ट करके ऑयल मिलता है। ये सेफर और हेल्दियर दोनों हैं इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल। पर ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं कर सकते हैं। हर ऑयल में 100% फैट होता है और उसका ओवर कंजम्पशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। सो मॉडरेशन इज द की। नेक्स्ट, जिन बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड, स्नैक, इंग्रेडिएंट, सारे लिस्ट पर कहीं पे भी रिफाइंड आपको वर्ड दिख जाए, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो या रिफाइंड फ्लावर हो, उससे आप दूर रहिए। जाते जाते बाहर कोई आपको फ्रूट वेंडर दिख जाए तो उससे फ्रूट खरीद ले। अब बहुत लोग सोचेंगे कि चिप्स तो 10-20 रुपए में मिल जाता है, फ्रूट्स के लिए हमें शायद 50, 60, 70 रुपए खर्चा करने पड़े, एंड इट्स अ कॉमन वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ये जो 50-60 रुपए हम बचा रहे हैं, वही आगे जाकर 50-60 हजार रुपए का खर्चा हमारी बीमारी में बन सकता है। अगर आगे जाकर इतना बड़ा लॉस होने वाला है तो आज जो 50-60 रुपए हम बचा रहे हैं उसका रियली कोई फायदा है? नहीं। आप अपनी हेल्थ को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। आई एम अवेयर कि फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नट खरीदना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप अभी जो जरूरी है वो नहीं किया तो आगे जाकर ऑफ कोर्स आपको और ज्यादा एक्सपेंस पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है जो आप पीछे पढ़ के लिस्ट चेक करते हैं, अगर आप ये देखने लग जाए, ये आदत आपको बहुत सारे हेल्थ कंडीशन से बचा सकती है। मैंने बहुत बार छोटे छोटे बच्चों को ये 5-10 रुपए के स्नैक्स खरीदते हुए देखा है, और इन कंपनीज का टारगेट ग्रुप भी ये बच्चे ही होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनमें रिफाइंड ऑयल का या पाम ऑयल का यूज किया जा रहा है, इन प्रोडक्ट्स को अपने बच्चों से देने से पहले हमें कम से कम 10 बार सोचना चाहिए कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत। इससे अच्छा आप घर पर कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स बनाकर रख लीजिए। आई एम श्योर वो बाहर के स्नैक्स से ज्यादा टेस्टी होंगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे इन द लॉन्ग रन। चाहे वो समोसे कितने भी टेस्टी क्यों ना हो, बट बाहर से मिलने वाले स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड का कंजम्पशन कम से कम ही रखें, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्राइड फूड के केस में सुबह सुबह जब तक कढ़ाई में जो डला हुआ तेल खत्म नहीं होता, उसको वो कंटिन्यूसली हीट करके यूज किए जाते हैं। तो ऑयल को इस तरीके से रीहीट करने से वो और ज्यादा पॉइजनस हो जाता है, तो और उसमें काफी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं।
तो ऐसे केसेस में आप जो बाहर का फूड कंज्यूम करते हैं उसका आपके बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या हार्ट इश्यूज या और भी अलग अलग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में रिफाइंड ऑयल को रीयूज करने पर उसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं और उससे आपका उम्र भी ज़्यादा फास्ट होता है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए होम कुक्ड फूड इज ऑलवेज सेफर देन एनी स्ट्रीट और रेस्टोरेंट फूड। एडिशनली हमें अपने रूटीन में कम से कम एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना होगा। रोज 30 से 40 मिनट आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी दिन टाइम ना हो तो 10 मिनट करें, बट करें जरूर। इसके अलावा आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस मी वन थिंग। आप प्रॉमिस कीजिए कि किसी भी फूड आइटम को खरीदने से पहले सबसे पहले आप उसके पैकेट को उल्टा करेंगे और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे। If there's one thing I want you to take this from video, it's this. Read the ingredient list. ये हैबिट हर किसी में होनी ही चाहिए। थोड़ा अवेयर रहने से और एक्स्ट्रा एफर्ट लेने से इस प्रॉब्लम को आप बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने भी आपकी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाई होगी। इसे ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि वो लोग में भी ये हैबिट आ सके। अगर आप हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अवेयर रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी लिंक है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने जिन भी स्टडीज़ का इस वीडियो में यूज़ किया है या रेफरेंस लिया है उनकी लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।